नमस्कार दोस्तों, न्यू पैरामाउंट एसटीडी के यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। और देखिए, आज के जो सामाजिक अध्ययन है, अभ्यास नंबर यानी 6 मॉडल नंबर 6 है। इसके अंतर्गत हम करंट अफेयर्स और जीके जीएस और कुछ रीजनिंग के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए 50 क्वेश्चंस की एक सीरीज लेते हैं और इसमें देखते हैं कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, और आपके जैसे रेलवे के अंतर्गत एनटीपीसी ग्रुप डी हो गया, और इसके अंतर्गत आपका आरओ एआरओ पीसीएस और इस तरह के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे पेट हो गया, तो आने वाले एग्ज़ाम जो बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन साबित होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा और कॉपी पेन लेकर के बैठिए और इनको वन बाय वन करके सॉल्व करते रहिए, ताकि इससे ये पता चलेगा कि हमारे कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हो रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड यानी फ्लिपकार्ट स्टोरी पुस्तक को किसने लिखा है, जिसने गाजा कैपिटल बिजनेस पुरस्कार प्राइज 2020 जीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल बी सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मिहिर दलाल, मिहिर दलाल जो हैं इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। कौन सा है, यानी जो बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी पुस्तक को लिखा है, और जिससे इन्होंने गाजा कैपिटल बिजनेस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि किस संस्था ने ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2020 स्टेटस रिव्यू जारी किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने जारी किया है, ए ऑप्शन है। देखिए, मैं ऑप्शन इसके नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इसके आंसर पढ़ रहा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी जो है इसको जारी किया है। तो इतना आपको याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जारी किया गया है, और इसका जारी करने का ये रिपोर्ट को कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में जलवायु परिवर्तन कानून के लिए साविन केंद्र के सहयोग से प्रकाशित किया गया था। इतना आप इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत हाल ही में जिबूती आचार संहिता में वातावरण पर्यवेक्षण शामिल हुआ है। यह संहिता संबंधित है, किससे संबंधित है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री चोरी रोकने से संबंधित है। तो इतना आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। देखिए, अगर हम ये इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ से हमारे क्वेश्चन डेफिनेटली सही हो रहे हैं, तो हमें ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। मॉडल पेपर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े के अनुसार जनवरी 2021 तक भारत की सबसे बड़ी विदेशी निवेशक कंपनी कौन सी बन गई है। तो टाटा कंसल्टेंसी, देखिए, और इसमें बी है रिलायंस, और सी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और डी है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। तो देखिए, डी का करेक्ट आंसर यानी 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा ओएनजीसी। तो ओएनजीसी कंपनी जो है ये जो सबसे बड़ी विदेशी निवेशक कंपनी के रूप में अनुमानित की गई है या बनी हुई है। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5th क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस आयोजन का नाम क्या रखा गया है। तो इस आयोजन का नाम रखा गया है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, प्रारंभ, ठीक है। इसमें क्या नाम दिया गया, प्रारंभ दिया गया है। नाम से स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देना। क्या है इसमें, इसमें उद्योग एवं आंतरिक व्यापार, तो उद्योग और व्यापार को वहाँ पर क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। तो इतना आप इसको जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो 6 ये है कि प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो विजय दिवस के रूप में अगर इसको मनाया गया है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत के कारण इसको मनाया जाता है। तो इतना आप इसको बारे में जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर केंद्र सरकार ने पीएम वाणी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ए है, वाणी का पूर्ण रूप क्या है, पब्लिक मोबाइल वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है। दूसरा है, इसके लिए सरकार देश भर में 1 करोड़ का
डाटा सेंटर खोलेगी। सी है देश भर में ब्रॉड इंटरनेट विस्तार के लिए सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान करेगी। तो देखिए 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वाणी का है फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 7 का, यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए अलग अलग यहाँ पर हैं, आप इनको सही से देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मूल की अमेरिकी बालिका गीतांजलि राव निम्नलिखित में से किस प्रकरण के लिए हाल ही में समाचार के सुर्खियों में रही है। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टाइम्स मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर इसको पुरस्कार दिया गया है, इसलिए ये बच्ची जो है आपके उसमें सुर्खियों में रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें देखते हैं, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके इस एग्जाम पूछा गया है। तो एक इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विश्व एड्स दिवस, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 1 दिसंबर को ये बनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसमें, गंभीर बीमारी के लिए जागरूकता से विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको मिस नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना ने हाल ही में सुर्खियों यानी सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ब्रह्मोस, राफेल, पृथ्वी 2, अग्नि। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रह्मोस। देखिए भारतीय वायुसेना ने हाल ही में सुखोई विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का दूसरा सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण में सुखोई MK-I-30 विमान से करीब 3 घंटे की उड़ान के बाद ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। इसके पूर्व इसका परीक्षण बंगाल के कलाई कुंडा एयरबेस से उड़ान भरी है इसने। तो ये ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 11 का है, 23वें जैन धर्म के या 23वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है पार्श्वनाथ, बी ऑप्शन है ऋषभदेव, सी ऑप्शन है महावीर और डी है यहाँ पर अरिष्टनेम। देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सी, यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, वो 24वें तीर्थंकर कहे जाते हैं। महावीर स्वामी से पहले 23वें तीर्थंकर जो हैं 23 तीर्थंकर हो चुके हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो माने जाते हैं ऋषभदेव माने जाते हैं। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला यानी महावीर कहलाए, इसका अर्थ ये हुआ कि अपनी साधना में अतुल्य पराक्रम उन्होंने दिखाया। 23वें पार्श्वनाथ थे, ठीक है, और ये 4 व्रत जो इसमें दे पार्श्वनाथ ने 4 व्रत, इनका नाम क्या है, यह सत्य, अहिंसा, अस्तेय तथा अपरिग्रह का प्रतिपादन किया। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य नामक 5वां महाव्रत को जोड़ा था। तो महावीर क्या जोड़ा है, यानी ब्रह्मचर्य जो इन्होंने ये क्या बोलते हैं इनको, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जो महावीर स्वामी ने इसको जोड़ा है। अगला क्वेश्चन है सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल बी सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। किसने, राजेंद्र प्रथम ने इसका निर्माण जो है यहाँ पर करवाया था। तो चोल झील का राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। अन्य उपलब्धि, लंका के अभियान को पूर्ण कर राजा राजेंद्र को बंदी बनाया गया था तथा पांडव व केरल राज्यों में प्रतिनिधि मंडल भेजा और गंगई कोंड पंडित की उपाधि इनको प्रदान की गई थी। ये क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासन की अवधि क्या है। देखिए दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का जो है यानी शासन की अवधि क्या बताई गई है, ये अभी आपको याद रखना है। तो देखिए अगर ए ऑप्शन है 1296 से लेकर के 1316, बी है 1286 से लेकर के 1316, सी है 1303 से लेकर के 1334 और यहाँ पर डी दिया हुआ है 1410 से लेकर के 1437 तक दिया गया है। तो इसका जो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1296 से लेकर के 1316 तक जो है इसका कार्यकाल दिया गया है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है। कहाँ स्थित है ये आपको याद रखना है। देखिए अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग यहाँ पर बताया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, बी ऑप्शन अलाउद्दीन, सी ऑप्शन है शेरशाह और डी ऑप्शन है कुतुब उल दीन ऐबक। तो देखिए 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा,
यानी शेरशाह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ बिहार राज्य के सासाराम शहर में शेरशाह सूरी का मकबरा है। यह मकबरा एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। ये मकबरा हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुकला का मिश्रण है। तो दोनों का मिश्रण इसमें बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो देखिए इसमें कौन सा नहीं था, तो ये 15 का हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अब्बास खां शेखानी। यहाँ अमीर खुसरो भी था, जियाउद्दीन बर्नी था और मिनहज उस सिराज ये भी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीपू सुल्तान कहाँ से शासक था? ए ऑप्शन हैदराबाद, बी ऑप्शन है मदुरई, सी ऑप्शन है मैसूर और डी ऑप्शन है विजयनगर। तो देखिए इसके करेक्ट आंसर की हम बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो आइए इसमें देखिए 16 का जो करेक्ट आंसर है, 16 का देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसूर, यानी इन्होंने मैसूर का, टीपू सुल्तान को मैसूर का शासक कहा जाता है। ये शासक थे टीपू सुल्तान फतेहपुर अली, टीपू सुल्तान अली हैदर अली का पुत्र था तथा मैसूर का शासक था। अंग्रेजों में युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना, जो अपने पिता की भांति योग्य तथा पराक्रमी था। टीपू की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान यानी 1799 में हो गई थी। तो ये आपको यहाँ पर इतना इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 1917 क्वेश्चन है, 1928 के बाद दोली सत्याग्रह का नेतृत्व डैश ने किया था? ए ऑप्शन लाला लाजपत, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है बिपिन चंद्र पाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए बारदौली सत्याग्रह में जो है 1928 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। कब हुआ था? 1928 में ये बारदौली सत्याग्रह हुआ था। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें 1900 कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और इसमें अगर बात करें कि यह किसान आंदोलन था। इस आंदोलन में सरदार पटेल ने लगान वृद्धि का विरोध किया था। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये आपको यहाँ पर बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 का है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? तो ए ऑप्शन है लियाकत अली खां, सर सैयद अहमद खां और सी है मौलाना आज़ाद खां और डी है बदरुद्दीन तैयब। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे प्राचीन राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए ह्यूम द्वारा की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष बेयोफ चंद बनर्जी थे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से ये जो अगर हम क्वेश्चन को याद करते हैं तो ये हमारे जो है यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाते हैं और क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा यहाँ पर। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको ज़रूर पसंद आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको याद रखना है और ये सेशन आपको ज़रूर बिल्कुल पसंद आएगा। तो देखिए हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन होता है। तो 19 का है आंसर देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का शिकार प्रथम निम्नलिखित में से कौन सा हुआ था? देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है विलय नीति अपनाई गई थी, ये भी आपको याद रखना। ए है झांसी, बी है सतारा और सी है करौली और डी है यहाँ पर संबलपुर। तो देखिए यहाँ पर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सतारा। तो देखिए अगर हम बात करें डलहौजी ने 1848 से लेकर के 1856 में विलय नीति या इसको व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की शुरुआत की थी, जिसके तहत सर्वप्रथम वर्ष 1848 में सतारा का विलय किया गया था। इस नीति के द्वारा अंग्रेजों द्वारा हड़पे गए राज्य संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर इत्यादि इस तरह के यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला जो शिकार हुआ था वो सतारा हुआ था। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया है? ए ऑप्शन है वरुण, बी ऑप्शन है इंद्र, सी ऑप्शन है अग्नि और डी ऑप्शन है शिव। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इंद्र है।
ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा इंद्र। तो ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है, इसमें से 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र कहा जाता है। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है, इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखना है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भारत की समुद्री सीमा तटीय रेखा से दूरी तक समुद्र में फैली हुई है। तो ए ऑप्शन है 18, बी ऑप्शन है 24 और सी है इसमें 12 और डी है इसमें यानी डी है इसमें 30 समुद्री मील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी 24 समुद्री मील हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 21 का। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपसी 12 समुद्री मील होगा। ठीक है। तो तटीय सीमा की यहाँ से बात किया है कि भारत की प्रादेशिक समुद्री तट सीमा से 12 समुद्री नाटिकल मील यहाँ तक भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। तट रेखा से 24 की जो अगर बात की गई है, तटीय संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरह से अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है वह 200 समुद्री मील की रेखा बताई गई है। तो 1982 में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी द्वारा परिभाषित इसको किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप इसको याद रखिएगा। जोजिला पास किसे जोड़ता है? जोजिला दर्रा। ए है कश्मीर और तिब्बत, बी है नेपाल और तिब्बत और सी है लेह और कारगिल और डी है यहाँ पर लेह और श्रीनगर। तो देखिए 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, लेह और कारगिल को जोड़ता है। तो जोजिला पास लेह और कारगिल यानी लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ये हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। जोजिला दर्रा पास NH1D है जो कि लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा है ये। तो इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भारत में पश्चिमी दिशा में बहती नहीं है? ए ऑप्शन नर्मदा, बी ऑप्शन साबरमती, सी ऑप्शन है लूनी और डी ऑप्शन है यहाँ पर कृष्णा नदी। तो पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है कह रहा है, अर्थात पश्चिम में नहीं बहती है, तो यह अर्थात पूरब की तरफ बहने वाली होगी। ए ऑप्शन देखिए 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर कृष्णा नदी। देखिए कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के महाबालेश्वर पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व में बहती हुई बंगाल खाड़ी में गिरती है। अन्य नदियाँ पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ठीक है। तो आप इसके बारे में भी जरूर याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए है सदाबहार वन, बी है शंकुधारी, सी है पर्णपाती और डी है उसमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सी सही हो जाएगा, यानी पर्णपाती वन कहते हैं। ठीक है। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसूनी वन भी कहा जाता है। ठीक है। और ये कम घने होते हैं और ये वर्षा एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम के हैं। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। तो इसलिए ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर सभी खरीफ फसलें हैं कौन कौन सी? ए है मक्का, बी है रागी, सी है बाजरा और डी है यहाँ पर गेहूँ। तो खरीफ की फसलें हैं को छोड़कर, किसको छोड़कर? सब खरीफ की है। गेहूँ भी खरीफ की है और यहाँ पर बाजरा, रागी। तो खरीफ की फसलें हैं किसको छोड़ करके? तो 25 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, यानी गेहूँ को छोड़ करके जितनी भी फसलें हैं वो सभी फसलें क्या हैं? खरीफ की हैं। ठीक है। गेहूँ ये जो फसल है किसकी है? ये रबी की फसल होती है। क्या होती है? रबी की फसल बताई गई है। ठीक है। तो इस तरह से ये सेशन मैंने आपको अभी तक 25 क्वेश्चन की सीरीज थी, मैंने टेस्ट करवाया। अब आप लोग इसको जो वॉच करिएगा, देखिएगा कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो तब तक के लिए मैं अनुमति चाहता हूँ, ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।